हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ दिल्ली अभिनय शर्मा सर से मिलने। और मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभिनय सर कौन हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो आज छोटी सी मुलाकात करेंगे अभिनय सर से, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनको सुन के शायद आप लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको तैयारी के दौरान परेशान करती हैं, तो उनको कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभिनय सर। थैंक यू सर। और आपको भी मैं देखता हूँ, हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ इंग्लिश पढ़ाने के आपके तरीके को। और आज आपसे मिलके बहुत सारी चीज़ें भी देखी कि आप और हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक तरीके से सोचते हैं कि टीचिंग को, हमारे मोरल वैल्यूज, एथिक्स कैसे हमें बैलेंस करके रखना है। मैं हमेशा रखता हूँ, आपको भी देखा, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं। और बच्चों के लिए क्या आज हम बता सकते हैं, कुछ अच्छा, कुछ क्या? आप कुछ भी पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। तो सर वैसे तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है भी क्या पूछा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर बच्चा उनको सुनना चाह रहा है, जानना चाह रहा है। जैसे सबसे पहला सवाल तो यही कि तैयारी तो सर बहुत लोग करते हैं ना, लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है वो चुनिंदा होते हैं। तो ऐसा क्या क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने खुद ने भी तैयारी करी है, एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, दुनिया जहान के बच्चे पढ़ा दिए, तो ऐसी आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या वो चीज़ें जानी है जो डिसाइड करती है कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा और इस बच्चे का नहीं होगा? मतलब बेसिकली क्या वो मोटी मोटी दो तीन चार चीज़ें हैं जो बच्चे करते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है, और वो जो नहीं करते हैं तो नहीं हो पाता है? सर मैं कहूँगा कि 70-1% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दौड़ में ही नहीं होते। किसी ने फॉर्म गलत भर दिया, उनकी तो हम बात नहीं करते, हम उनकी बात करते हैं जो 30% दौड़ में है, लेकिन उसमें से भी 4-1% या 1% सिलेक्शन मुश्किल से होता है। तो वो क्या अंतर है उनमें जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो नहीं है? एक तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जो उनको आता है वो लगातार वही पढ़ते रहते हैं। वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि पेपर के लिए वो तैयार हुए या नहीं हुए। आपको गणित बहुत अच्छे तरीके से आती है, आपको चारों सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आते हैं, आपने पढ़ लिया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको मॉक टेस्ट का अनुभव नहीं है। आपने पेपर का वो एक्सपीरियंस लेकर नहीं देखा कि आप मॉक टेस्ट में टाइम लिमिट में उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। या फिर आपने जीएस पढ़ी तो है, लेकिन सिर्फ आपने नोट्स बनाए हैं और आपने किताबें रंगी हैं, बट आपने इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप पेपर से पहले कई पेपर नहीं दे चुके होगे और नहीं देख चुके होगे कि आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो या ना हो, तो बहुत मुश्किल है मतलब सिलेक्शन होना। तो मुझे जो अंतर सबसे बड़ा लगता है तो वो यही लगता है कि बच्चे भ्रम में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी तैयारी तो है, लेकिन वो अभी सेलेक्ट होने लायक नहीं है। तो वो ये देखते नहीं है, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जैसे जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके 140 आ रहे हैं, आपसे हमसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर 140 ही आ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे। जबकि ये ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, ये वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से जानता है जो 140 पे अटका हुआ है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, सर मेरे 140 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। या तो 140 आ रहे, 135 आ रहे, 135, लेकिन हमें पता है कि क्यों आ रहे हैं। ये वही चीज़ है ना सर, जैसे क्या करेंगे सर, मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे, मॉक्स में नंबर, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और कह रहे हैं सर दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है, ये बता ही नहीं रहे हो कि दर्द किस चीज में हो रहा है, उसको बता तो दे कहाँ हो किस रहा चीज है, में गिरे हो तो दर्द हो रहा है। भी जब तक बच्चा एनालिसिस नहीं करेगा, मुझे लगता है सिर्फ प्रैक्टिस कर, मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप जानोगे कैसे कि ये चीजें मेरी दिक्कत करती हैं और उनको अपन कैसे सुधारेंगे। समस्या ही नहीं पता तो समाधान कहाँ से आएगा? सर सीधी सीधी सी बात है कि हम ये सोचते हैं हमने गाड़ी सीख ली और मैं तेज नहीं चला पा रहा। भैया एक दिन में नहीं चला पाएगा। हम में से जितने लोगों ने भी कार चलाना सीखा है तो जाने कितने महीने लगे हैं कि हाथ सेट होने में। हुआ है कि नहीं हुआ? सीधा सीधा फंडा है। तो सीखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा हाथ सेट हो जाता है इस तरीके से कि हम बहुत फास्ट कर पाते हैं। कब गियर बदल लिया, कब क्लच प्रेस कर ली, पता ही नहीं। जैसे हनुमान चालीसा हमें इस कदर याद हो चुका होता है कि हम बस कुछ देख भी रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, लेकिन भूलते नहीं है, इतना रट गया है। तो अब चीज़ें रटनी पड़ती हैं और अब नए पैटर्न में तो और ज़्यादा जरूरी हो गया है ये कि बेसिकली अपने को उन चीजों को इतनी बार जी लेना है कि वो इनवॉलंटरली होने लग जाए आपसे। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो वहां में बार बार ये देखना नहीं पड़ता कि अब गियर शिफ्ट करना है, मैंने क्लच दबा दिया, अब रेस बढ़ानी है, अच्छा ब्रेकर आ गया, वो अपने आप हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। और आप पैरेलली कुछ सोच भी रहे होते हो, बात भी कर रहे होते हो साइड वाले से, फिर भी हो रहा होता है। बहुत बार तो अभी मैं जैसे कल ही गाड़ी चलाते हुए मैं सोच रहा था, बीच में मैं फोन आ गया, बात कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा ये मतलब क्या, जैसे प्लेन में ऑटो मोड होता है, यहाँ पे भी ऑटो मोड है कुछ लग रहा है। अपने आप सब वो रियर व्यू मिरर में कौन गाड़ी ओवरटेक करी, अपने आप माइंड कहते हैं ड्राइवर की 4 आंखें हो जाती है। तो जब तैयारी में आपकी 4 आंखें हो जाएंगी तो समझ लो आप सिलेक्शन के करीब हो। बहुत बढ़िया सर। और दूसरा एक मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न को लेकर ना बहुत हुआ है, और बच्चों का भी मुझे लगता है परेशान होना काफी हद तक जायज है, क्योंकि एकदम से कुछ नई चीजें हो गई
और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टीयर 2 के अंदर मैथ्स और रीजनिंग को एक ही सेक्शन में डाल दिया, 60 मिनट में 60 सवाल करने। तो मुझे लगता है कि टाइम बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी करोगे तभी मैथ्स कर पाओगे, और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए भी उतना टाइम नहीं है जितना पहले था। तो बच्चे को अपनी तैयारी में ऐसे क्या चेंजेस लाने चाहिए कि बच्चे के 60 मिनट में 60 सवाल हो पाए, क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि अब सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बननी है, तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। तो बच्चा ऐसी क्या चीजें करे कि उसका पेपर टाइम से पूरा हो जाए, हट के मतलब नॉर्मल वो जो क्लास नोट्स पढ़ना प्रैक्टिस करना वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा क्या उसको एफर्ट्स डालने चाहिए? सर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी हमें पहले से ये ऑब्जर्वेशन लेके चलनी पड़ेगी कि पहले 2 नंबर का एक सवाल आता था और 25% नेगेटिव मार्किंग थी, अब 3 नंबर का एक सवाल आ रहा है 33%, यानी कि अब बहुत रिस्क भी नहीं ले सकते, सीधे आप नीचे चले जाओगे। पहले 4 सवाल सही, एक गलत हो गया बराबर है, या 4 गलत हो गए एक सही बराबर, लेकिन अब 3 पे ही वो बात हो जाएगी। और पहले 100 सवाल 120 मिनट यानी 1.2 मिनट मिलती थी, अब 1 मिनट मिलेगी। सवाल 3 नंबर का, इससे ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत वो सवाल का स्तर भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब उनके पास मूल्यांकन करने के लिए बहुत स्कोप नहीं है। पहले उन्होंने चलो प्री आसान बना दिया तो मेन से बैलेंस कर लेते थे, अब उनको एक ही बार में ऐसा पेपर बनाना है कहीं ऐसा ना हो कि सब बच्चों के बराबर नंबर आ गए, तो वो कुछ तो चेंजेस करेंगे। ये उनको भी इतनी समझ है कि भाई आपको एक ही मौका है बच्चों को सेलेक्ट करने का, तो कुछ हम इस तरीके से पेपर डालें। और जब भी कुछ नए चेंजेस आते हैं तो अपॉर्चुनिटी हमेशा अवसर लेकर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है सेलेक्ट होने का। बच्चों को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। जैसे हमारे लिए हम कहें 2016 में से डबल बनने के लिए मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं की, बट आज आप सोचो डबल बनने के लिए, कल सोचो आप अलग कट ऑफ बना दिया आपने, कितना कुछ फाइट हो गया। हमें कौन सी बहुत फिनांस और इकोनॉमिक्स आती थी, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आती थी, बन गए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। तो लोग पहली बार में क्या होते हैं, सोचते हैं मैं पहले देख लेता हूँ फिर कुछ करूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो बच्चा पहली बार में निकल जाएगा वो बाद में आज से 2 साल बाद 3 साल बाद खुश हो रहा होगा कि अब कितनी मुश्किल हालात हो गए। तो अभी अब जैसे आपने कहा कि समय कम होगा, तो उसको अभी से ही एक तो क्या करना पड़ेगा कि थोड़े से प्लस लेवल के सवाल, यानी डिफिकल्टी लेवल प्लस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसान आसान सवाल की नहीं। जैसे अब मॉक टेस्ट में भी करने हैं तो 30 सवाल, अब वो दौर नहीं रहेगा जैसे पहले 100 में 30-40 तो हल्के आने ही है। सही बात। अब 30 में अगर 30-40 हल्के दे देंगे, 30-40% भी हल्के दे देंगे तो बात नहीं बनने वाली, यानी अब 30 के 30 ही लगभग सॉलिड रहेंगे, अच्छे सवाल रहेंगे। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजें रटनी पड़ेंगी, जैसे फॉर्मूला हमारे जुबान पे तुरंत हो। मुझे सवाल देखते ही ये पता लग जाए कि इसमें एलिगेशन लगना है। रीजनिंग में मुझे थोड़ा सा अपर लेवल जाना पड़ेगा, वैसे रीजनिंग ऑलरेडी एसएससी 1 साल से अच्छी पूछ रहा है, तो आपको रीजनिंग में ये नहीं है कि अभी बहुत कोशिश करनी है, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि वक्त हम जब मेंस के लिए मिलेगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत बैंकिंग के कुछ ऐसे चैप्टर, जैसे टीसीएस उसका भी पेपर बना रही है, तो ऐसा हो सकता है कि जब उनको बोला जाएगा कि आप डिफिकल्टी लेवल इस तरीके से सेट करो तो वो कुछ बड़े बड़े सवाल डालेंगे। तो उसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम वैसे ही तैयारी करते रहे। अभी जो मैं देख रहा हूँ वो बच्चे बहुत ज्यादा चेंज कर नहीं रहे तैयारी में। अभी चलो ठीक भी है कि अभी प्री के लिए कम टाइम है, हाँ। तो आप 2 महीने उसी लेवल से तैयारी करते रहो कि पहले एटलीस्ट प्री क्वालिफाई हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के चलते प्री ना हो, फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो और अभी ये है कि हमें इतना फायदा है कि पहले हम जीएस पढ़ने से बच जाते थे, ये सोच के चलो मेंस में तो नहीं देनी। अब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा चलो इसका फायदा तो आगे भी होना है। हाँ, पहले उसका फायदा कम था तो हमारा इंटरेस्ट कम था। अब इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि हम जीएस को भी थोड़ा बहुत तैयार करके चलें, क्योंकि जीएस का प्री और मेंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ बहुत उसमें अंतर नहीं है। अभी मैं भी जैसे आपने इसके अंदर बोला कि बेसिकली अपना जो प्रैक्टिस का जो मटेरियल है उसको थोड़ा वेरिएशन में लेके आते रहो, ताकि कुछ भी वहां पे आ जाए तो आपको ऐसा नहीं लगे अरे ये क्या आ गया। तो अभी मैं क्या करा रहा हूँ, जैसे जो प्रैक्टिस बैचेस वगैरह उसके अंदर बीच बीच में क्या करता हूँ कि 5-6 सवाल बैंक वाले पैटर्न के डाल दिए, तो एकदम से बच्चे को बाय चांस, क्योंकि देखो सर सबके लिए नया है ना। अब एसएससी के चेयरमैन हमारे कोई फूफा जी के लड़के तो है नहीं कि वो हमें फोन पे बता देंगे कि इस बार ये वाला पूछा जाने वाला है। तो सब अपनी एक्सपेक्टेशन के आधार पर, अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चे को तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बड़ा हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चल ही रहे हैं, 19-21 अपन पहले से करके चल रहे हैं, तो उसकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो बच्चे को एकदम से पेपर में ऐसे डर नहीं लगेगा कि ये हो क्या गया, क्योंकि पता किसी को भी नहीं किस तरीके का रहेगा। लेकिन ये है कि हम अपने आप को थोड़ा ज्यादा तैयार करके चले तो उतना ही नुकसान कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं, उसको पढ़ने का नुकसान तो कुछ होगा नहीं। इजी आया तो फिर तुम्हारे को कुछ ना कुछ एज ही मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। और तीसरा सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे एक टीचर का पर्सपेक्टिव होता है और एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव होता है, तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, यूट्यूब का आप कैसे देखते हैं? मतलब यूट्यूब फायदा कितना कर सकता है बच्चे को और नुकसान कितना कर सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जैसे होता है ना कि यूट्यूब एक ऐसा वेपन है जो सामने वाले
को भी घायल कर सकता है और आपको खुद को भी घायल कर सकता है अगर उसको जुडिशली यूज ना किया जाए। सर YouTube वैसे का हर student के चीज perspective से कैसे की देखते हर चीज की प्रॉस कॉन्स है। मोबाइल आया, उसने हमारी लाइफ इजी बनाई, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ गई कि अब हमारे पास वक्त ठीक ठीक काम, अच्छे काम करने के लिए भी नहीं बचा। तो वैसे ही यूट्यूब का भी है कि हमें इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अब मुझे पता है, एक तो मैं यूट्यूब के लिए एक सलाह सर ये देना चाहूँगा कि लोग अपनी हिस्ट्री ऑफ रखें, क्योंकि होता क्या है कि मैंने एक एंटरटेनमेंट की वीडियो देखी तो वो मुझे फिर वैसी वीडियो सजेस्ट करने लगता है। यूट्यूब बहुत चालू है, वो हमारा इंटरेस्ट देखता है, तो हम ऐसी वीडियो पे ना ही जाए तो अच्छा है। या फिर हमें यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट देखना है तो हम लैपटॉप का इस्तेमाल करें, मोबाइल से हम यूट्यूब पे सिर्फ काम की चीज़ें देखें ताकि सजेशन में हमारे वही आए कि मुझे गणित पढ़नी है तो गणित की वीडियो जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब बहुत अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, तो यूट्यूब से आप ज़्यादा सीख सकते हो। और ये आपको, लेकिन ये है कि सजेशन मतलब लेना कि किससे पढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा है कि डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी है कि आप ऐसी जगह टाइम खराब कर रहे हो जहाँ से कुछ नहीं होना है। क्योंकि जनरली हमारी आदत होती है, हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो ये टीचर बहुत अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ, अगर किसी के बहुत मिलियन है, 2 मिलियन है, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीजें, ऐसा मसाला जरूर है जिसका एजुकेशन से लेना देना नहीं है। क्योंकि एजुकेशन बहुत कम लोगों को चाहिए या बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो एजुकेशन पे तो 1,00,000-2,00,000 व्यूज है बिग चीज। लेकिन बच्चों को होता है कि नहीं, हम उस टीचर से पढ़ना शुरू पसंद करेंगे जिससे कि 1 मिलियन 3 मिलियन हमारे व्यू आएंगे। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट भी वही, आपके अकाउंट में पैसा है तो आपको लोन देने वाले लाखों खड़े हैं, आपकी छत पे गेहूं सूख रहे हैं तो आपको उधार देने वाले बहुत लोग खड़े हैं। तो लोगों की ऐसी मेंटेलिटी बन गई है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज है तो ये अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ, या तो आपके अंदर इतनी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, आप भारत सरकार की नौकरी करने जा रहे हो और आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी है कि आप वीडियो इस तरीके के देख रहे हो जिसका आपके, अब आप जीएस की अगर मैं बात करूं, मैं तो यहाँ डायरेक्टली कुछ नहीं कहूँगा, इनडायरेक्टली कहूँगा कि कोई एक वीडियो जिसको आप बहुत पसंद करते हो और मिलियन व्यू हैं, मुझे बस इतना ही आप बता दो कमेंट में कि इसमें से कौन सा सवाल बनेगा और कैसा बनेगा, ये कोई बता दे। मैं तो जीएस पढ़ने के तरीके भी सर अभी तक यही कहता आया हूँ कि जीएस पढ़ने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि अगर 10 लाइनें पढ़ी हैं तो बच्चा भी इतना सोच पाए कि इन 10 लाइनों में से क्या सवाल बन सकता है, काम की बात कौन सी, और वो टीचर प्रैक्टिस करा ले। क्योंकि हमने भी ऐसी जीएस पढ़ी, ऐसा नहीं, मेरे जीएस में भी 37-38 मार्क्स आते थे, तो वो ऐसे ही आते थे कि हम पढ़ने के बाद देखते थे। वरना आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, मुखर्जी नगर में लाखों विद्यार्थी पूरी लक्ष्मीकांत रंग दी, सब कुछ कर दे, पीसीएस का सवाल पॉलिटी का पूछ लो, बता नहीं पाते, आज तक प्री नहीं क्वालिफाई हुआ। तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि जिसका फल ही कुछ नहीं मिल रहा। हार्ड वर्क के साथ साथ बच्चे को सर स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सर वो बच्चे ना शायद अपने आप ही अलग हो जाते हैं, जो वाकई में सरकारी नौकरी के लायक होते हैं, जो उसमें अलग रिजर्व करते हैं, वो अपने आप इन चीजों को फिल्टर कर पाते हैं खुद से। बहुत बार तो मैंने ऐसे बेवकूफाना लोग भी देखे हैं, मतलब पेड कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, फिर भी यूट्यूब पे सेम चैप्टर 10 टीचर से पढ़ रहे हैं। वही बताओ, वो टाइम भी आप सब बात पैसे की नहीं है सर, बात है टाइम की, आप टाइम कितना अपना वेस्ट कर रहे हो। और आप सबसे बड़ी चीज है कि जीएस पे अगर हम बात करें, अभी मेंस में आई है, इससे पहले तो प्री में होती थी, तो बच्चे जनरली करंट अफेयर डेली पढ़ना पसंद करते हैं। अरे तुम आईएएस बनने जा रहे हो क्या तुम, और अखबार खुद से पढ़ना, मैं आज की डेट में अखबार को एकदम वेस्ट मानता हूँ कि आप खुद से मत पढ़ो, उसमें बहुत टाइम आपका जाएगा। आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आप वीकली देख लो, आप सुन लो, करंट अफेयर सुनने की चीज है, उसमें देखने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, आप सुन सकते हो। या आपको पता है कि पेपर से पहले हर टीचर 1 महीने में करंट पढ़ाएगा कि पूरे साल का करंट वो पढ़ाएगा, सीधा पीडीएफ कंपाइल करके मिल जाती है सर, सीधा उससे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसी है कि बच्चों को हर 3 अलग अलग टीचर से सेम वही 10 न्यूज़ है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उनको बस क्या है कि मजे वाली चीजें ज्यादा पसंद है। अब जैसा ऑडियंस डिमांड करती है वैसा टीचर्स कर रहे हैं, उनको लगता है कि ऑडियंस को ये पसंद है तो वो भी उस तरीके के टॉपिक। आज मैक्सिमम बच्चे तो यही वीडियो देख रहे हैं कि यूक्रेन के कितने राज्य कब्जाए रसिया ने, श्रीलंका में केले कितने रुपए हुए दर्जन, ये सब सवाल पेपर में नहीं आने। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो देखने में इंटरेस्टेड है, मैं देखूं चलेगा, क्योंकि मैं तो खाली हूँ, पढ़ा है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, देख लिया श्रीलंका के हालात क्या हैं अभी। बट आपको नहीं देखने हालात की, श्रीलंका के हालत पे सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे कि बिराबर के खानदान में कौन बचा है नहीं बचा। तो हमें ये तो डिसाइड करना पड़ेगा सर कि जो हमारा टाइम जा रहा है वो सही मायने में कितना उस दिशा में जा रहा है जो हमारी मंजिल की तरफ। पेपर के लिए उसमें से कितना कंटेंट रिलेवेंट है और कितना नहीं है, उसके बेस पे आप डिसाइड करें कि क्या आपको देखना है क्या और ये खुद करना पड़ेगा, और आप खुद नहीं कर सकते। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए आपके टच में हैं,
मैं कहता हूँ बच्चों को कि आप टॉपर से गाइड लो, आप किसी टीचर की भी मत सुनो, किससे पढ़ना नहीं पढ़ना। आप एक टॉपर पकड़ो, उसको पूछो कि भाई जेन्युइनली, कैमरे के पीछे पूछो, कैमरे के आगे तो वो भी क्या बता रहे नहीं बता रहे अलग बात है, बट कैमरे के पीछे आप किसी टॉपर को पूछो कि यार मैं ये 4 सब्जेक्ट किस किस तरीके से पढ़ूँ, कौन कौन से टीचर फॉलो कर लूँ, या कौन कौन सा यूट्यूब। अगर आपको नहीं आ रहा, वैसे तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग, अगर आप भारत सरकार में नौकरी चाह रहे हो तो। कोशिश सर यही है, जैसे आपकी भी कोशिश यही रहती है कि अगर बच्चा आपकी वीडियो को देखे तो उसका वो टाइम उसको वर्थ फील होना चाहिए, मतलब जितना उसने आपकी वीडियो को देखने में टाइम डिवोट किया उतना उसने ज्ञान लिया, उसको वो सीख ले। बिल्कुल सर, यही सर, मैं अगर मेरी टीचिंग को मतलब मैं एक लाइन में बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट मैं यही बना के चलता हूं कि अगर यूट्यूब पे वो मेरी फ्री वीडियो देख रहा है, जैसे फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया मैंने, तो अगर वो देख रहा है, अगर वो देखे तो उसका एक एक मिनट उसको वसूल लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब टाइम पास हो गया। कंटेंट में वो जान होनी चाहिए। किसी भी चीज में आप सर आज देखो, चाहे आप वीलॉग कर रहे हो, चाहे आप वीलॉग बना रहे हो, चाहे आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो, सक्सेस उसमें वही है जिनके कंटेंट में जान है। और लोग ये कह देते हैं आज हर कोई वीलॉग बनाने चला है, लोग सौरभ जोशी को देखेंगे अरे वो वीलॉग बना रहा है यार मैं भी यही करूंगा, कॉपी करने लगते हैं। कोई ये नहीं जानता कि उस सौरभ जोशी ने इससे पहले आर्टिस्ट था, वो आर्टिस्ट दिखा के उसने अपनी वो कला की मैं ऐसे चित्र बना लेता हूँ विराट कोहली का, लोग कमाए। अब लोगों को इंटरेस्ट है उसकी लाइव देखने में। हर रोज कुछ नया करना पड़ रहा है सर, उसमें हर रोज कुछ नया करना पड़ेगा वही। और नहीं हम कुछ कर नहीं रहे, बट हमें क्या, हम डायरेक्ट वीलॉग बनाएंगे। आज बहुत सारे बच्चे इससे भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि यूट्यूब पे मैं, और फिर कहेंगे कि यार मैं ना धैर्य रखूंगा, मेरे भी एक दिन मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। देखिए सर, धैर्य की भी दिशा ठीक होनी चाहिए। मुझे आगरा जाना है और मैं चंडीगढ़ वाला रास्ता लेके कहूँ कि मैं धैर्य रखूंगा एक दिन आगरा पहुंच जाऊंगा, तो गलत है। धैर्य भी तभी रखने का मतलब है जब हमारी दिशा ठीक है। सही बात। हमें कोई अप्रिशिएट तो करे, आपने पढ़ाया, हमने पढ़ाना शुरू किया सर, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, तो उस वक्त भी क्लास में अगर 10 बच्चे या 30 बच्चे होते थे तो 2 आके हमें ये कह देते थे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो वहां से हमें मोटिवेशन मिलता था, हमें लगता था हमारी दिशा ठीक है। अब वहां से हमें कोई कहता ही नहीं, हम फिर भी अपने आप को टीचिंग में धकेले जा रहे थे। या हमने किताब लिखी, हमारी किताब को लोगों ने नहीं पसंद किया, लेकिन 10 लोगों ने भी किया तो वो ये बताते थे सर अच्छी है, तो हमने धैर्य रखा कि हमारा भी कुछ अच्छा होगा लाइफ में। तो धैर्य भी, जैसे मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है अभी तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए, अरे पेशेंस रखना हो जाएगा। आप पहले ये भी पता कर लो कि आप जिस दिशा में पेशेंस रख रहे हो क्या वो दिशा सही में सिलेक्शन की ओर ले जाएगी, इंप्रूवमेंट आ भी रही है कि नहीं आ रही। इवैल्यूएशन तो करो कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए, इस साल कितने, आप वहीं पे अटके हुए हो, आप कह रहे हो धैर्य से हो जाएगा। तो धैर्य भी कोई ऐसा हथियार नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे और आपका काम हो जाएगा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही इस दुनिया में कोई आदमी होगा, अगर मैं इलोन मस्क से भी पूछूं हाँ भैया रोया है कभी, कभी उदास होता है, कभी डिमोटिवेटेड फील करता है, तो हर इंसान देखो कोई ना कोई मोमेंट्स लाइफ में आते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ मॉनेटरी परेशानी हो, ये जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी को मॉनेटरी परेशानी नहीं है तो परेशान नहीं है, कुछ ना कुछ लाइफ में परेशानियां आती रहती हैं। तो उसको टैकल करने के लिए, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का ना हर बंदे का एक इंस्पिरेशन होता है, हर बंदे के पास एक कोई ऐसी चीज होती है जिसको बेस बना के वो आगे चलता है। जैसे मेरी बात करूं तो मैं ऐसे सोचता हूं कि यार इतनी मेरी ज़रूरतें हैं और इतना मैं कर पा रहा हूं, तो इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा। तो वो जो पीछे काम किया है उस पर पैर रख के मैं आगे चला जाता हूं कि यार मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था, इतना मिला हुआ तो इतना ज़रूरत से ज़्यादा मेरे लिए, तो उसी में पैर रख के मैंने आगे के लिए मतलब खुद को फिर से पॉजिटिव कर लेता हूँ, यार ठीक है अच्छा है और बढ़िया करेंगे आगे। तो ऐसी आपकी लाइफ में मतलब क्या चीज़ें होती है जिनसे वापस पॉजिटिव हो जाते हो, जितना जल्दी उस नेगेटिविटी के फेज को छोड़ दें क्योंकि उतना ही अच्छा होता है, तो ऐसा क्या करते हो? चैलेंजिंग बस एक यही थोड़ा होता है कि परिवार को साथ लेके चलना, भाई बहन मम्मी पापा और घर में बैलेंस बनाना, ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है और मैं इसमें सफल भी हूँ क्योंकि मैं सबको ही साथ लेके चलता हूँ, मेरे कजिन भी हैं वो भी सब। ये एक मेरे लिए थोड़ा टफ टास्क है। बाकी जैसे आप बता रहे हो कि कभी कभी लो फील होता है तो वो सबकी लाइफ में होता है, तो मेरी में भी होता है। तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतने गम और परेशानियां रही हैं, मैं उनको छू के आया हूं, तो मुझे लगता है उससे नीचे अब क्या जाऊंगा, मतलब तो डर ही नहीं रहा है अब। इतने सारे जब आप प्रॉब्लम से निकल जाते हो कि ऐसे ऐसे वक्त भी रहे हैं जब खाने के लिए भी सोचना पड़ा है, तो फिर अब डर नहीं लगता। और दूसरी, जैसे अगर मैं एज ए टीचिंग कहूँ कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो यूट्यूब मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगती है। जैसे आप मेरे साथ, आपने 1-2 बार ट्रैवल किया है तो आप देखते हो मैं जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ मुझे लोग मिलते हैं। लाइक मैं कल हॉस्पिटल गया आपके साथ, तो 7-8 लोग मिल गए, बहुत एज डे सर, मैं मिलिट्री से रिटायर था, मैंने आपसे पढ़ा और मैं इस वक्त FCI में वर्किंग हूँ, आज आपसे मिल लिया, फोटो खिंचा ली। तो ये चीज़ मुझे यूट्यूब एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगा। जैसे आज से 3 महीने पहले मैं यूट्यूब पे भी नहीं था, मैं 1.5-2 साल से बहुत इनएक्टिव था, कुछ वीडियोज डाल दिए। तो जबकि मैं अपनी लाइफ देख रहा हूँ और अभी 3 महीने की देख रहा हूँ जब यूट्यूब
तो मुझे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ बच्चों के फीडबैक लेने में, बच्चों के इतने मैसेज आने वाले, सर ये चल रहा है, ये करना है अब आगे, तो कुछ ना कुछ एक नया करने का ना एक जज्बा सा रहता है। तो यूट्यूब मेरे लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी रही है। वो हमेशा किसी भी मुश्किल में से निकालने के लिए यूट्यूब ने ही निकाला है जो भी किया। वही सर, असली मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक जो आपसे पेड कोर्स में पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, वो आपको आके कहता है तो आपको पता है कि मैंने उसको शिद्दत से कंटेंट दिया है, लेकिन यूट्यूब पे जो आपसे पढ़ रहा है ना, उसका भी देखो सर, वो उसको भी वाहवाही मिलनी चाहिए कि उसने छांटा आपको, है ना। क्योंकि पेड कोर्स लेने के बाद तो आदमी में ज़ील आई जाती है कि मैंने पैसे दे रखे, चलो पूरा पढ़ूंगा। यूट्यूब पे वो जोड़े पूरा पढ़ना, वो उसमें टीचर को भी, टीचर की भी और बच्चे की भी दोनों की शिद्दत। अब जैसे मुझे याद है 7-8 दिन पहले की बात है, मैं होम सेंटर करके एक ब्रांड है, बेसिकली ये घर का सामान वामान मिलता है, वहाँ पे खड़ा हूँ। तो वहाँ पे जो काम करने वाला, मैं पूछ रहा हूँ भी ये वाला कितने, देहरादून में ना, देहरादून में। अरे सर वो बच्चा पढ़ रहा है, मैं तो मिल चुका हूँ उससे होम सेंटर। मैंने कहा भी अच्छा, वो बोला मेरे को, सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो क्या? मैं क्या, हाँ इंग्लिश पढ़ा। अमन वशिष्ठ हो क्या आप? मैं क्या, हाँ सर मैं वीडियो देखता हूँ आपकी। तो ये छोटी छोटी चीजें जब लाइफ में होती रहती है ना, तो ऐसे लगता है यार नहीं ठीक जा रहे हैं अपन, मतलब सही जा रहे हैं। ये अगर ये ऐसा हफ्ते 10 दिन में भी एक बार होता रहे तो ऐसा लगता है कि नहीं, शायद लाइफ की डायरेक्शन सही है, शायद अपन कुछ ऐसा चेंज लेके आ रहे हैं जो शायद रिक्वायरमेंट थी जिसकी, उसको देखने वाले भी बहुत लोग हैं। हम ये सोचे कि नहीं, मतलब शायद सभी उतने संपन्न हैं या सभी उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो शायद हम नहीं देख पाते। बट मैं तो ऐसे बच्चों से बात करता हूँ ना, जिनके घर के हालात बहुत बुरे हैं, जिनके बाढ़ आ जाती है उड़ीसा में, बिहार में, छत पे बैठ के, खाट पे बैठे हैं, आजकल इंटरनेट हर जगह है, 5-7 हज़ार का मोबाइल हर कोई खरीद लेता है, ऐसे हालातों से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है। एक यही चीज़ है जो बचेगी हमारे जाने के बाद, ही एक यूट्यूब है जो बचेगा। सर ये कोर्सेज और ये सब भी सर डिलीट हो जाएंगे, लोगों की ऐपें बंद हो जाएंगी, बट यूट्यूब है जो एक बचेगा, लोगों के दिलों में रहेगा, जिन्होंने भी वीडियो डाउनलोड कर रखे होंगे। तो ये चीज़ एक बहुत खुशी देती है। और ज्ञान बांटना पहले से ही हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज शायद हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पहुँच पाएँ, तो उसके पीछे बच्चों का प्यार ही है जो उन्होंने हमें दिया है, हमने उनके लिए जो मेहनत की। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी सुन के कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी लाइफ के अंदर, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है। ठीक है, मैं सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसे अभी आप पहली बार आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी आपने कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, और बच्चे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें भी बताते हैं अरे सर पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी बच्चों को कहूँगा कि सब पढ़ें। आपकी उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? ये वैसे वीडियो एंड हो गया था, लेकिन मैंने एक सवाल दाग दिया। सर ऐसा देखो क्या होता है ना, अभी जैसे अपन पटना वाले सेमिनार में गए, ठीक है, वहाँ मिले अपन, पटना वाला सेमिनार खत्म हो गया। उसके बाद क्या, जैसे बाहर बैठे, ठीक है, बाहर बैठे हैं तो मेरे पास कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कि पहले से दिमाग में नहीं चल रहा था, 6-7 महीने से पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो किक नहीं मिल रही थी। एक होता ना कि एक ऐसा, जैसे वो मंगल पांडे क्रांति वाली बात है 1857 की, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको किक मिलती है। तो वहां पे क्या हुआ, एक बच्चा आया मेरे पास और कहता सर अलग से कुछ बात करनी है। मैंने कहा चलो रुको 10 मिनट, एक बार इनको निपटाता हूँ, बात करता हूँ। फिर बाद मिला, कहता सर ये मेरे पास फीस तो है नहीं सर देने के लिए, तो ये घर का बना अचार है, ये सुरना का अचार बोलते हैं बिहार में, ठीक है, ये सर ये अचार है, ये लेके आऊँ आपके लिए, इसी को फीस समझ लो सर और पढ़ा दो सर, अच्छे से पढ़ा दो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में मूव कर जाती है ना। अब जैसे अपन वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पे मिले अपन, तो एयरपोर्ट में मैं देख रहा हूँ वो CISF वाला आपको जान रहा है ना, वो उसके बाद वो दूसरा एक लड़का आ गया जो गेट क्वालिफाइड ONGC वाला, वो आपको ONGC में ऑफिसर था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि यही चीजें मैं देखता हूँ ना कि यार कई बार जरूरी नहीं कि कमाई सिर्फ पैसे से ही होती है ना। बिल्कुल, कमाया शायद सिर्फ पैसा नहीं, प्यार भी कमाया जा सकता है, और उसका अलग सुकून है, उसका अलग सेक्शन है वो लाइफ का, वही तो ये सक्सेस छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। जैसे उस बच्चे की बातें हो गई, या फिर उन बच्चों का माहौल हो गया जो आपसे मिलने आते हैं। तो ये सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लगा कि यार 19 का 21 होगा, मतलब 21 का 19 भी हो जाएगा तो भी मैं बढ़िया से, क्योंकि मेरी उतनी जरूरतें नहीं है सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है हमें ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे टीचर्स को ऐसा लगता है, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि हमसे बच्चे फीस नहीं देंगे, लेकिन आपको क्या मिल रहा है उसकी जगह आप नहीं सोच सकते। सर विराट कोहली कोई क्रिकेट खेलने का थोड़ी पैसा लेता है सर, उसकी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग का पैसा लेता है। आप जिस दिन ब्रांड बनेंगे कि भाई आपका एक ब्रांड है, आपका एक नाम है, तो 36 लोग आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए खड़े हुए हैं। लोगों पे बहुत पैसा है। आज मैं किसी बड़े से बड़े इन्वेस्टर को बोल दूं कि भाई मेरे पे पैसा लगा दो, कोई भी लगा देगा। मैं कुछ कमा के दे रहा हूँ नहीं, मेरा नाम
नाम है कि भाई मैंने वो नाम कमा लिया। तो सारा खेल नाम कमाने का है। आप, क्योंकि सर पैसा हो या कुछ भी चीज, हमेशा डायरेक्टली कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो मेरा ये जरिया मानना। हो सकता है कि हम अपने पॉजिटिव एफर्ट्स, अपने सर अच्छे मैं यहाँ कंटेंट पे को गंदा सा content एग्जांपल पहुंचाओगे। लेके समझाऊंगा सर। मैं यहाँ पे, एक लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में आते हैं और लड़की को ये लगे कि यार लड़का ना सिर्फ भाई फायदा लेना चाह रहा है, कुछ भी है, तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चलेगी। जबकि ऐसा नहीं है, फायदा उसको मिलेगा, उसकी शादी भी उससे होगी, बट इट विल टेक टाइम कि वो अच्छा करता रहेगा लगातार। हर चीज वही होनी है जो वो चाहता है, बट उसका ये इंटेंशन दिखे नहीं, दिखा तो बात खत्म है। तो जरूर नहीं कि हम आके सीधे यही कहें यूट्यूब पे कि नहीं नहीं यार आप मेरे कोर्स लो। जिसके पास पैसा है सर वो अपने आप आपको दे देगा किसी न किसी फॉर्म में, और वो नहीं देगा तो ऊपर वाला बैठा है मैं किसी न वही किसी कह फॉर्म में रहा देने हूँ, के डायरेक्शन लिए। चेंज हो जाएगा। Direction आप change हो एक जाएगा। जगह अगर कुछ अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो भगवान कहीं ना कहीं से दूसरी बस जगह मेरे से साथ तो घुमा सर के आपके वही लिए हुआ कुछ ना कुछ है। कर मेरे देगा। साथ तो वही हुआ है कि मैंने खुद मैं नहीं भागा कभी कि हाँ मुझे पैसा चाहिए कुछ है, बट मेरे भगवान ने सब सपने पूरे किए, सब कुछ किया। तो यही है। चलो बहुत सर। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मजा आ गया एकदम। और ऐसे मैं एक चीज आपके बारे में 2-3 आपकी तारीफ मैं कहूँगा कि जब आप पढ़ाने भी, जहाँ भी आप पढ़ाने के, मैं हमेशा आपका नाम लेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिलता हूँ, और मैं जरूर बताऊँ जिनसे मिलता हूँ, जो वाकई में बहुत जेन्युइन है। आप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको कम होने की ज़रूरत है, ये सलाह भी है, ठीक है? क्योंकि दुनिया ऐसी है, हमें कई बार वो हमारी जेन्युइनिटी को, हमारे सच्चेपन को गलत ले लेती है। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, बहुत मजा आया। और आप बिस्किट लेके आए, वो बिस्किट भी बहुत तगड़ी है। वो एलोरा सर बेकरी है एक देहरादून में, काफी फेमस बेकरी है, तो वहां से लेके आया था। चलो सर, मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा थैंक लगा यू सो मच। और आप लोगों से भी मिलते रहेंगे जरूर, और ऐसी वीडियोस आगे और देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ डेली अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। और इसी के बस साथ एक ही चीज याद रखनी कि इसी बार सिलेक्शन लेना, अपने रूम में बड़ा बड़ा लिख के टांग दो, सिलेक्शन इसी बार, अब और इंतजार नहीं। अभी नहीं तो कभी बस नहीं, है ना? वो कहता ना कि माँ की फिक्र को फक्र में बदल लेना। माँ कहे कि अरे मेरा बेटा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।